नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि शर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल काव्या क्लासेज। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो है कार्बन और उसके यौगिक। तो सबसे पहले आज अपन देखेंगे कार्बन के बारे में। अगर बात करें कार्बन की, तो जैसा कि आपको पता है कार्बन जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। कार्बन को किससे डिनोट करते हैं? C से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब जैसा कि आपने पढ़ा होगा, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पे अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। ये सब चीजें आपने पहले से पढ़ रखी होंगी। क्या पढ़ रखा होगा कि देखिए, किसी भी परमाणु के मध्य में क्या होता है? उसका केंद्रक होता है, जिसके अंदर धनावेश होता है, या आप कह सकते हो कि प्रोटॉन होते हैं। वहीं उस केंद्रक के चारों ओर कुछ कक्षाएं बनी हुई होती हैं। इन कक्षाओं के अंदर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। केंद्रक के अंदर धनावेश होता है, जिसे अपन प्रोटॉन कहते हैं। वहीं इन केंद्रक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उनके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे अपन ऋण आवेश कहते हैं। और ये ध्यान रखें, किसी भी परमाणु के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर समान आवेश होता है, किंतु विपरीत होता है। जैसे प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश होता है, वैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है। और एक परमाणु का टोटल आवेश जो है वो 0 होता है, क्योंकि जितना इसके अंदर धनावेश था उतना ही क्या है? ऋण आवेश है। तो टोटल चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। इसलिए परमाणु जो है वो उदासीन होता है। ठीक है। देखो, स्ट्रक्चर समझना किसी भी परमाणु की बहुत आवश्यक है। कैसे है? जैसे अभी अपन ने बात की कि कार्बन जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं में ये इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। इसलिए अपने को ये पता होना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था किस तरीके से है। ये अपन कैसे पता करते हैं? इससे पहले वाली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। ठीक है। तो बात करें कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? 1s2, 2s2 और 2p2। ठीक। तो कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2, 2s2 और 2p2। ठीक है। जैसे कि अपने को पता है, किसी भी परमाणु की जो प्रथम कक्षा होती है उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? उसके s उपकोष में। उससे अगली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 आते हैं। वो कहां पे जाते हैं? s और p के अंदर। 2 s में जाएंगे और 6 p में जाएंगे। वहीं इससे अगली की बात करें तो वहां पर d और आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहां पर s, p और d। इससे अगली कक्षा की बात करें तो s, p और d, f। ये 4 उपकोष आ जाते हैं, जिनके अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक। तो ये ध्यान रखना कि ये जो उपकोष हैं ये किस तरीके से आते हैं। सबसे पहले आपका s है, उसके बाद p, उसके बाद d और उसके बाद में f होता है। ठीक। तो सबसे जो पहली कक्षा है उसके अंदर s उपकोष होता है और 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। दूसरी कक्षा के अंदर s और p दोनों उपकोष होते हैं, इनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके बाद में आगे जोड़ते जाएंगे, d और जुड़ेगा तो 10 बढ़ जाएंगे, f और जुड़ेगा तो 14 बढ़ जाएंगे। ठीक। अगर ये आपको समझ में नहीं आया हो या आपने इसको पहले नहीं समझा हो तो अपन इस विषय में अलग से चर्चा कर सकते हैं। अभी अपन बात कर रहे हैं कार्बन के बारे में। तो देखो, अपन इसको इस तरीके से भी व्यवस्थित कर सकते हैं। ये 1s हो गया, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद में ये 2s हो गया, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। वहीं ये 2p हो गया। p में टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं, लेकिन यहां पर कितने हैं? 2 ही। अब 2 बातें ध्यान रखना। एक तो कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधे एक के अंदर ही दोनों नहीं आ जाएंगे। पहले उपकोष जो है वो अर्धपूरित होता है, उसके बाद में आगे इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जैसे कि अगर अभी यहां पर P4 होता
तो पहले अपन क्या करते हैं, इन तीनों को अर्धपूरित करते हैं, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसके बाद में अगर इलेक्ट्रॉन बच रहा है तब वापस से विपरीत चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे आता, ठीक है। तो यह होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसका, कार्बन परमाणु का। अब देखिए कार्बन जो है ये अपने वातावरण के अंदर बहुत ही अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। अगर आप देखेंगे तो लगभग 0.2% के आसपास ये पाया जाता है। वही वायुमंडल की बात करें तो ये लगभग 0.3% के आसपास उपस्थित होता है। लेकिन बावजूद इसके इसका जो उपयोग है अपने जीवन में या आसपास के वातावरण में, तो वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यहां से अपन देख सकते हैं कि इसकी संयोजकता कितनी होगी। देखो कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 है, मतलब ये दूसरी कक्षा में जा चुका है। अब या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे ताकि ये किसका विन्यास प्राप्त कर सके, हीलियम का, पृष्ठ गैस का विन्यास प्राप्त कर सके, या फिर इसको 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे किसी दूसरे से ताकि ये नियोन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सके। अगर ये दोनों ही तरफ जाना चाहेगा तो ये नहीं जा सकता है, ये कार्य इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। किस तरीके से मुश्किल हो जाता है, समझिए कि देखिए अगर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या त्यागता है, इस अवस्था में इसे इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वहीं अगर इसको इलेक्ट्रॉन लेने हैं तब क्या होगा कि केंद्रक के पास में तो क्या है, 6 प्रोटॉन है और बाहर क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दोनों ही अवस्थाएं कार्बन के लिए स्थायित्व देने वाली नहीं है, इसलिए ये इन दोनों में से कोई सा कार्य नहीं करता है। तो फिर ये करता क्या है, ये करता है अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे परमाणु के साथ में से साझा करता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन इससे भी अटैच रहते हैं और जो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेता है वो इसका अष्टक पूर्ण करते हैं। वैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन जो है सामने वाले परमाणु का भी अष्टक पूर्ण करते हैं। देखिए अष्टक पूर्ण करके स्थायित्व प्राप्त किया जाता है किसी भी परमाणु के द्वारा। तो अष्टक पूर्ण करने का जो तरीका है, इसके अंदर कुछ बॉन्ड्स बनते हैं। जैसे इससे पहले आपने पढ़ा होगा एक NaCl के बारे में, बहुत अच्छा एग्जांपल है। NaCl के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, इसके अंदर होता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, यहां देखना, Na के पास में अंतिम कोश के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, वहीं Cl के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, Cl को देगा। जैसे ही सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। Cl ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन लिया है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसको स्थायित्व मिला, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसको भी स्थायित्व मिला। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो विपरीत होते हैं वो एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। यहां पर ये दोनों एक दूसरे से आकर्षित होते हैं और क्या बना लेते हैं, NaCl बना लेते हैं। जहां पर भी आयोनिक बॉन्ड बनते हैं, इस तरह के पदार्थ जो है ये वाटर में, ये पानी के अंदर, जल के अंदर घुलने के बाद बहुत अच्छे से जो है विद्युत का चालन करते हैं। लेकिन वहीं अगर ऐसा हो जाए कि ना तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे और ना ही ये इससे इलेक्ट्रॉन ले, बल्कि दोनों साझा कर ले इलेक्ट्रॉन को, उस अवस्था के अंदर क्या होगा, उस अवस्था में जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। देखिए इसका एक एग्जांपल देते हैं। आपका जो कार्बन परमाणु है, जो कार्बन परमाणु है, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए है 4 इलेक्ट्रॉन। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे या 4 इलेक्ट्रॉन ले। अपन ने बात कर ली कि ये दोनों ही कार्य नहीं कर सकता है। तब ये क्या करता है, देखो इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी के साथ में साझा करेगा। मान लेते हैं हाइड्रोजन के साथ में साझा कर रहा है।
ठीक है। अब यहां देखो हाइड्रोजन की बात करें, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक होता है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिले तो ये क्या कर लेगा? ये हीलियम का विन्यास प्राप्त कर लेगा, स्थायी हो गया। वही कार्बन की बात करें, इसके पास में 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 4 दे दे या 4 ले ले, दोनों ही अवस्थाओं में स्थायी विन्यास प्राप्त कर ले। अब ये देखो यहां पर क्या कर रहा है, एक तो इसके पास खुद का था, एक इसने हाइड्रोजन के साथ में हाथ मिला लिया, तो 2 हो गए। इसी तरीके से 4 हाइड्रोजन से हाथ मिला के उसके चारों इलेक्ट्रॉन जो है उनको अपने साथ में मिला लिया, तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया। वही हाइड्रोजन ने क्या किया, इस कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को अपने साथ मिला के अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। कहने का मतलब यह है, जो सहसंयोजक बंध बनते हैं या जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, ये बनते ही किस तरीके से हैं, यहां देखेंगे अपन कि कार्बन के पास में जो इलेक्ट्रॉन था ये अब भी इसी के पास में है, इसने किसी को नहीं दिया है। हाइड्रोजन के पास में जो इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन ने किसी को नहीं दिया है, ये अब भी हाइड्रोजन के पास में। लेकिन अब ये दोनों इस तरीके से इनको साझा कर रहे हैं। अब ये दोनों इन दोनों के ऊपर अपना अपना अधिकार जमा रहे हैं, दिया किसी ने किसी को नहीं है, लेकिन दोनों अधिकार जमा रहे हैं और अपना अष्टक पूर्ण बता रहे हैं। यही क्या होता है, सहसंयोजक बंध होता है, और कार्बन इसी तरीके के बंध बनाता है। ठीक है। सामान्य तौर पर जो भी सहसंयोजक बंध बनते हैं वो बंध आयनिक बंधों की बजाय कमजोर होते हैं, और जहां पर सहसंयोजक बंध बन रहा होता है इस तरीके के पदार्थों का जो है क्वथनांक और गलनांक भी थोड़ा नीचे होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये बंध कमजोर होते हैं, किसके बजाय? आयनिक बंधों के बजाय। ठीक। कार्बन परमाणु का बंधन आप लोग समझे कि कार्बन परमाणु क्या करता है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, साझा करेगा किसी दूसरे के साथ में, और उसके इलेक्ट्रॉन को अपने साथ में साझा करेगा, अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा, सामने वाले का अष्टक पूर्ण करवा देगा। इस तरीके के बॉन्डिंग को क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहां तक बात समझ आई? तो आगे देखिए, कार्बन के पास में 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं जो इसे बहुत खास बनाती हैं, ध्यान रखना। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है इसकी चतुस्संयोजकता, कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को साझा कर सकता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को साझा कर सकता है। वहीं दूसरी जो इसकी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है वो क्या है? श्रृंखलन, श्रृंखला बनाना, श्रृंखला निर्मित करना। अब देखो, कार्बन परमाणु जो है ये दूसरे कार्बन के साथ में जुड़ के एक बड़ी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। यह गुण सभी के अंदर नहीं होता है, यह कार्बन का विशिष्ट गुण है, यह इसे बहुत ही विशेष बनाता है। देखिए, ये श्रृंखलाएं सीधी भी हो सकती हैं, ये श्रृंखलाएं जो है ब्रांच के रूप में भी हो सकती हैं। ठीक है। वहीं बात करें तो ये वलय के रूप में भी हो सकती हैं, जैसे कि आपका बेंजीन होता है। ठीक है। इस तरह की श्रृंखलाएं जो है वो सिलिकॉन द्वारा भी बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है? सिलिकॉन के द्वारा भी बनाई जाती है, लेकिन ये एक निश्चित सीमा तक ही बना सकता है। ये मात्र 8 परमाणुओं तक की अपनी श्रृंखला बना सकता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता है। कार्बन जो है ये ऐसा एटम है जो बहुत बड़ी श्रृंखलाओं का निर्माण कर सकता है। इसी श्रृंखलन पद्धति के आधार के ऊपर ही जो है कार्बन के कुछ अपर रूप पाए जाते हैं, जैसे आपका हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलरीन है। ये इसी श्रृंखलन के आधार पे ही बने हैं। कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ में योग होता है, ये अपने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को साझा करते हैं और एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, और ये श्रृंखला बहुत बड़ी हो सकती है। ये किसका गुण है? कार्बन का विशिष्ट गुण है। तो कार्बन के 2 गुण हैं, एक तो चतुसंयोजकता और दूसरा इसका श्रृंखलन करना। कार्बन के 3 तरह के अपरूप होते हैं, या 3 एलोट्रोप जो मुख्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका ग्रेफाइट,
दूसरा हो गया है हीरा, और तीसरा होता है फुलरीन। बात करें ग्रेफाइट के बारे में, तो सबसे पहले ग्रेफाइट जो है इसके अंदर एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ में जुड़ता है। एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ में जुड़ेगा। ठीक है, बात की थी कि कार्बन जो है ये चतुसंयोजी है, यहां 3 के साथ में जुड़ रहा है। ठीक है, 3 के साथ में जुड़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री बचता है। एक्चुअल में ये फ्री नहीं बचता है, ये एक कार्बन के साथ में द्विबंध बनाता है। वहीं बात करें इसकी संरचना के बारे में, इसकी संरचना 2D स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? 2D स्ट्रक्चर होती है। ये हेक्सागोनल लेयर के रूप में होता है। सॉफ्ट होता है, साथ ही में जो विद्युत है इसका बहुत अच्छा चालक होता है। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा चालक होता है। वहीं बात करें हीरे के बारे में, तो पहली बात तो यह सबसे कठोर है। दूसरी बात करें तो यहां पर एक कार्बन परमाणु के साथ में 4 कार्बन परमाणु जुड़ रहे होते हैं। कितने कार्बन परमाणु और जुड़ रहे होते हैं? एक के साथ में 4 जुड़ रहे होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि एक नेटवर्क का निर्माण हो रहा है, नेटवर्क स्ट्रक्चर हो गई इसकी। ठीक है, साथ ही में ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है और बेड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बिल्कुल ही कुचालक होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं हो सकता। वहीं बात करें फुलरीन के बारे में, यह बहुत छोटा सा होता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन के 60 परमाणु ही उपस्थित होते हैं। साथ ही में इसकी संरचना कैसी होती है? फुटबॉल के जैसी संरचना होती है। कैसी होती है? फुटबॉल की जैसी संरचना होती है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। यह भी विद्युत का कुचालक होता है। हीरा भी आपका कुचालक होता है। ठीक है, ध्यान रखना इन बातों का। अभी वैसे इसका नाम जो है फुलरीन का नाम, इसका नाम होता है बकमिंस्टर फुलरीन। और देखो ये नाम इसका क्यों रखा गया है। जो बकमिंस्टर फुलर थे, इन्होंने एक गुंबद का निर्माण किया था और इस फुलरीन की संरचना उस गुंबद से मिलती है, इसलिए इसका पूरा नाम क्या रखा गया है? बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन इसका नाम रखा गया। इसकी संरचना कैसी होती है? एक फुटबॉल की तरह इसकी संरचना होती है। कुछ इस तरीके से जो है कार्बन परमाणु जो है इनका अरेंजमेंट होता है कि ये फुटबॉल के जैसी संरचना बनाते हैं। विशेष ध्यान रखने वाली बात क्या है? इसके अंदर कार्बन के 60 परमाणु ही होते हैं। वही बात करें हीरे के बारे में, तो देखो हीरे के अंदर एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ रहा होता है। ठीक है, वहीं ऐसे ही आगे से आगे एक नेटवर्क के रूप में जुड़ते चले जाएंगे। समझ रहे हो? इस तरीके की संरचना कहां पे बन रही होती है? आपके हीरे के अंदर बन रही होती है। वही बात करें ग्रेफाइट की संरचना के बारे में, तो ग्रेफाइट देखो अपन जो अपनी जो कॉफी होती है इसके अंदर अपन ने देखे हैं पन्ने। ठीक है, तो जैसे कॉफी के अंदर पन्ने होते हैं, इन पन्नों की तरह ही ग्रेफाइट की लेयर्स होती हैं, एक के ऊपर एक लेयर होती है। ग्रेफाइट का सबसे अच्छा उदाहरण है आपकी पेंसिल। पेंसिल के जो अंदर होता है ये क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट किस तरह की संरचना होती है? लेयर्स के रूप में, हेक्सागोनल लेयर्स स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इस तरीके की लेयर्स बनी हुई होती है। कहां पर? आपकी ग्रेफाइट के अंदर। तो देखो एक लेयर ये हो गई, ठीक है, इसके नीचे फिर से एक और लेयर है, इसके नीचे फिर से एक और लेयर है। अब ये आपस के अंदर एक कार्बन परमाणु से 3 दूसरे कार्बन परमाणु जुड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही के अंदर यहां पर भी एक हल्की सी बॉन्डिंग देखने को मिलती है। ठीक, किस तरह से? देखिए ऊपर वाली जो लेयर है इसका कार्बन नीचे वाली लेयर के कार्बन के साथ में
बॉन्डिंग करता है, लेकिन ये वाली बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है और आसानी से टूट जाती है। ये होते हैं कार्बन के अपर रूप, ग्रेफाइट, हीरा और बकमिंस्टर फुलरीन, जो आपके कोर्स के अंदर विशेषतया दे रखे। यहां पे अपन ने बात की है एलोट्रोप्स के बारे में। एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स इस तरीके के सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर एक ही तरह का एलिमेंट होता है, लेकिन उस एलिमेंट का जो अरेंजमेंट है ये डिफरेंट होता है। यहां पर क्या है? कार्बन है, यहां पर क्या है? कार्बन है। वहीं बात करें फुलरीन के बारे में तो यहां पे भी क्या है? कार्बन ही है। तो तीनों के तीनों बने किससे हैं? कार्बन से ही बने हैं। लेकिन यहां पर क्या डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में? इनके बीच में डिफरेंस ये आ रहा है कि इनके अंदर कार्बन परमाणु जो है इनका अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से हो रहा है, इसलिए ये तीनों अलग अलग गुणधर्म बताते हैं। ठीक, एक और फ्लोरीन के अंदर आप ऐड कर सकते हो कि ये सॉलिड होता है और साथ ही में इसके अंदर भी एक कार्बन जो है वो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ में जुड़ता है। ये होते हैं कार्बन और उसके एलोट्रोप्स। अगर आपको वीडियो समझ आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।